हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज फूड पर। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे इतिहास और इतिहास का यह सेकंड चैप्टर होगा। इनका पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और मैंने सभी वीडियो प्लेलिस्ट में डाल भी दिए हैं। अगर आपने पहला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और पहले चैप्टर के वीडियो को देखिए। वीडियो का लेंथ कोई बड़ा नहीं है कि आपको हेडेक हो जाएगा। वीडियो की लंबाई वही 15 से 20 मिनट यानी एवरेज 15 से 20 मिनट के आसपास का है। 100% आपको समझ में आ जाएगा। अगर एक बार आप वीडियो लेक्चर देख लोगे तो मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आपको इतिहास के किसी भी प्रश्न को आपको रटना नहीं पड़ेगा। आप एक ही बार में प्रश्न देखते ही डील कर लोगे अपने मन से। तो आज जो हमारा सेकेंड चैप्टर है इसका यह पहला पार्ट है, ठीक है। तो हमारा इस अध्याय का नाम क्या है? तो इस अध्याय का नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद। हम इनको पढ़ेंगे। तो हम इनको पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इनके बेसिक को जानते हैं, इनके पहले की घटनाओं से थोड़ा रूबरू हो जाते हैं। एक्चुअल में समाजवाद या साम्यवाद या यूटोपियन समाजवाद क्यों प्रकट हुआ दुनिया के सामने, उनके प्रकट होने के पीछे क्या वजह था, उनको हम समझते हैं। तो समाजवाद जो दुनिया के सामने आया, इनके आने का मुख्य वजह जो था वह था 1789 ईस्वी की फ्रांस की क्रांति। आपको पता है कि 14 जुलाई 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी। तो 1789 ईस्वी की जो क्रांति हुई थी फ्रांस की, तो फ्रांस की क्रांति ने जो पूरे फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना की, वहाँ के लोगों को जो अधिकार मिला, वो सबसे बड़ा मेन फैक्टर था कि और सारे देशों में भी समाजवाद जैसे साम्यवाद जैसे शब्दों दुनिया के सामने आना शुरू हो गई। तो अब होता क्या है? तो 1789 ईस्वी की क्रांति ने अर्थव्यवस्था के पुनर्रचना के संबंध में कई विचारधारा को जन्म दिया। ये अर्थव्यवस्था क्या है? तो आप जानते हैं कि अर्थव्यवस्था से तात्पर्य है किसी भी देश में उस देश के पूंजी के बारे में। तो पूंजी कई रूपों में हो सकता है, वो भौतिक रूप में हो सकता है, मानव संसाधन के रूप में हो सकता है। तो अब यहाँ पे जो पूंजी की हम बात कर रहे हैं, तो अगर आप 1789 ईस्वी से पहले जाओगे तो उस समय जो पूंजी का स्वरूप था वह लगभग सभी देशों में एक समान ही था। कोई बड़ा अंतर नहीं था सभी देशों की जो अर्थव्यवस्था थी, और अर्थव्यवस्था में जो पूंजी आ रहा था वो सभी देशों में लगभग एक ही समान था। लेकिन जब 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई तो उनके बाद अर्थव्यवस्था की जो पुनर्रचना थी, यानी अर्थव्यवस्था जो किसी भी देश का था उसमें अब बहुत सारे चीज़ भी एक्सटर्नल ऐड होते गए। तो हम उसी के बारे में समझने वाले हैं। तो अब उनके बाद क्या हुआ? तो इसकी क्रांति के बाद तो सामंती व्यवस्था, कौन सी व्यवस्था? सामंती व्यवस्था, और चर्च के आधिपत्य को समाप्त करके किसका? स्वतंत्रता और समानता पर बल दिया जाने लगा। यूरोप के जो सभी देशों में वहाँ पर जो सामंती व्यवस्था थी, यानी जो उस देश के जो पूंजीपति वर्ग हैं वही लोग वहाँ के और दूसरे वर्ग के लोगों पर शासन करेंगे, इनके खिलाफ आवाज़ उठना शुरू हो गया। और वहाँ पर जो चर्च का आधिपत्य, चर्च क्या होता है? जैसे हिंदू धर्म के लोग जाके मंदिरों में जो आप पूजा करते हैं, उसी प्रकार से जो इस्लाम को मानने वाले लोग हैं वो कहाँ जाके? तो वो जाके मस्जिद में जाके पूजा अर्चना करते हैं, नमाज अदा करते हैं। तो उसी प्रकार से जो ईसाई धर्म को मानने वाले लोग हैं वो लोग कहाँ करेंगे? तो वो लोग करेंगे चर्च में। और उस समय जो चर्च के पुजारी होते थे वो लोगों का बहुत ही ज़्यादा दबदबा होता था समाज के और दूसरे वर्ग के लोगों पर। तो यह एक समस्या थी। तो इसीलिए क्या हुआ? इस क्रांति के बाद सामंती व्यवस्था और चर्च के आधिपत्य को समाप्त करके सभी देशों में, ये सिर्फ फ्रांस की हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन फ्रांस का क्रांति मुख्य कारण था। उनके बाद सभी देशों में, यूरोप के सभी देशों में स्वतंत्रता और समानता मतलब कि अगर उस देश में कानून है तो उस देश का कानून उस देश में रह रहे सभी नागरिकों के लिए एक समान होना चाहिए।
कानून वहाँ का किसी के साथ भेदभाव ना करे, इनके लिए आवाज़ उठना शुरू हो गया यूरोप के सभी देशों में। याद रखिएगा, ये जो समाजवाद या साम्यवाद है, इनका मूल रूप से जन्म यूरोप से ही हुआ है। ठीक है, तो अब ये एक्चुअल में समाजवाद क्या है, तो हम इनको समझते हैं। इस समाजवाद क्या है, तो समाजवाद क्या है, तो यह एक ऐसी विचारधारा है, यह समाजवाद क्या है, एक ऐसी विचारधारा है जिसने आधुनिक काल में समाज को एक नया रूप दिया था। किसने? ये समाजवाद ने। तो ये समाजवाद ने किस प्रकार का रूप दिया था, हम इनको आगे पूरे डिटेल से समझेंगे। अभी मैं ब्रीफली बता रहा हूँ, लेकिन मैं आगे डिटेल से समझाऊंगा आपको। तो 19वीं शताब्दी में, अब देखिए, क्या आपको शताब्दी समझ में आता है? शताब्दी का मतलब होता है 100 साल। देखिए, थोड़ा इसको समझ लीजिए, यहाँ पे मैं फेयर कर रहा हूँ शताब्दी। शताब्दी का मतलब होता है क्या? 100 साल। ठीक है, अच्छा, इसी प्रकार से एक होता है दशक। आपने नाम सुना होगा। दशक का मतलब क्या होता है? तो दशक का मतलब होता है 10 साल। दशक किसको कहते हैं? 10 साल। और आपने देखा होगा लिखा हुआ क्या? ईस्वी। तो ईस्वी का मतलब होता है वर्तमान समय में जो साल चल रहा है ना, हम उसके अंत में, वर्तमान समय में जो साल चल रहा है, हम उसके अंत में क्या लगाते हैं? हम ईस्वी लगाते हैं। लेकिन 10 साल को एक दशक बोलते हैं, इंग्लिश में डिकेड बोलते हैं। तो ये आपने अखबारों में या टीवी पे आप सुनते होंगे कि पिछले दशक के तुलना में इस दशक भारत की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी रही। इस प्रकार से बहुत सारे आप सेंटेंस में देखे होंगे दशक को। तो ये शताब्दी थोड़ा सा आपके लिए जानना जरूरी है। शताब्दी का मतलब होता है 100 साल। और याद रखिएगा, ये शताब्दी हमेशा हम 100 साल आगे टारगेट करके चलते हैं। जैसे अभी हमें 2021 ईस्वी में, तो हम क्या बोलते हैं कि हम लोग अभी 21वीं शताब्दी में। कौन सी शताब्दी में? 21वीं शताब्दी में। तो 21वीं शताब्दी का मतलब यह नहीं है कि हम 2021 में हैं इसीलिए हमने 21वीं शताब्दी लिखा है। 21वीं शताब्दी से तात्पर्य है कि 2020, पहले 2019, 18, 20, 21, इस प्रकार से करते करते हम लोग अंत में पहुंचेंगे 2099 पर। और उनके बाद 99 के बाद क्या आ जाएगा? 2100 शुरू हो जाएगा। जैसे 2001, 2, 3, 4 करते करते 2021 है, उसी प्रकार से 2099 के बाद क्या होगा? 2100 आ जाएगा। तो हम लोग ये वाले 2100 जो है ना, हम इसको बोलते हैं 21वीं शताब्दी। जब इसमें एंट्री मार लेंगे तो इनके बाद क्या आएगा? 22 आएगा, तो हम कहेंगे वहाँ पर 22वीं शताब्दी। हम उस समय 21वीं शताब्दी नहीं कहेंगे। ये ठीक है? तो इस चीज़ को, शताब्दी को आप ध्यान में रखिएगा। तो लाइट चला गया है, थोड़ा सा आप मैनेज कीजिए। आप मेरे शब्दों को सुनने का प्रयास कीजिए। बाकी जो मैंने यहाँ पे आपको समझने के लिए लिखा है, मैं वो आपको समझा ही रहा हूँ। तो देखिए, 19वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप समाज में पूंजीपति वर्गों द्वारा मजदूरों और गरीबों का शोषण जो था अपने चरमोत्कर्ष पे था, मतलब बहुत ही ज़्यादा हो रहा था। तो इसमें से आपको पहले समझना होगा ये औद्योगिक क्रांति क्या है, पूंजीपति वर्ग और मजदूर और गरीब वर्ग तो आप जानते हैं। देखिए, अब औद्योगिक क्रांति का क्या मतलब है? औद्योगिक क्रांति से तात्पर्य है कि हम अभी क्या बता रहे थे कि जब ये सामंतीय जो 1789 ईस्वी की जो फ्रांसीसी क्रांति हुई, इसने क्या किया? अर्थव्यवस्था के पुनर्रचना कर दिया। अब उसी से रिलेटेड है औद्योगिक क्रांति। पहले हमारे देश में भी, यूरोप के सभी देशों में भी कपड़े जो बनते थे, इनकी हाथों से बुनाई होती थी। मतलब उस समय श्रमिक हाथों से काम ज़्यादा करते थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? जैसे जैसे लोग बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड होते गए, तो उन्होंने बहुत सारे मशीनों का आविष्कार किया। तो मशीनों का आविष्कार करने की वजह से अब क्या होने लगा? जहाँ पर कार्य हाथों से हो रहे थे, जहाँ पे मज़दूरों को रोज़गार मिला हुआ था, अब मज़दूरों का रोज़गार छीना चला गया। किसके वजह से? तो आप बोलोगे मशीनों की वजह से। तो वो जो मशीनों की वजह से जो अर्थव्यवस्था जो सभी देशों का बढ़ने लगी, उनमें जो क्रांति आया, हम उसी को बोलते हैं औद्योगिक क्रांति। मतलब
औद्योगिक को अगर आप बांटिएगा भी ना, उद्योग समझते हैं, तो उद्योग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फैक्ट्री। तो फैक्ट्री में तो वहाँ पे मनुष्य काम करेंगे, उनको ऑपरेट करने के लिए मशीनों को काम करेंगे, लेकिन वहाँ पर ज़्यादा उत्पादन हम मशीन की मदद से करेंगे। तो इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं? औद्योगिक क्रांति बोलते हैं। तो औद्योगिक क्रांति क्या आपको समझ में आया? ये उद्योग जो है ये किससे बना है? ये उद्योगों से बना है। मतलब सभी देश जो है अपने अपने देश में उद्योग लगाना शुरू कर दिया, फैक्ट्री लगाना शुरू कर दिया सभी देशों ने अपने में। मतलब किस चीज़ का? तो जो जहाँ पर काम मिल रहा था आम नागरिकों को, मजदूरों को जो काम मिला हुआ था, उसका जगह कौन ले रहा था? फैक्ट्री में अब मशीन ले रहा था। अब ये जो मशीन ले रहा था ना, इनके वजह से सभी देशों की अर्थव्यवस्था में बहुत ही ज़्यादा बड़ा उछाल आया। इसी को बोलते हैं हम औद्योगिक क्रांति। तो 19वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप, यानी जब सभी देशों में उद्योग लगना शुरू हो गया, फैक्ट्रियां लगनी शुरू हो गई, तो समाज में पूंजीपति वर्गों द्वारा, अब देखो पूंजीपति वर्गों द्वारा मजदूरों और गरीबों का शोषण होने लगा। तो कैसे शोषण होने लगा? तो आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। अब बताइए उद्योग कौन लगाएगा, फैक्ट्री कौन लगाएगा? तो आप क्या बोलोगे? फैक्ट्री तो लगाएगा जिसके पास पूंजी होगा, जिसके पास बहुत ज़्यादा पूंजी होगा। तो पूंजी वाले लोगों के समूह को हम बोलते हैं पूंजीपति वर्ग। मतलब औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप ही समाज में अब कई विचारधारा बन गए, एक पूंजीपति वर्ग, एक श्रमिक वर्ग। तो पूंजीपति वर्ग से मतलब हुआ कि वह एक ऐसे लोगों का समूह था जिसमें सभी लोग ज़्यादा पूंजी वाले थे और वो लोग सिर्फ पूंजी वालों की ही सहायता कर रहे थे, उनको श्रमिकों से कोई लेना देना नहीं था। हम इनको भी आगे बहुत ही डिटेल्स में समझेंगे, ठीक है। तो इस समय क्या हुआ? औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप पूंजीपति वर्ग जो थे, ये मजदूरों का और गरीबों का, जो मजदूर फैक्ट्रियों में काम कर रहे थे और जो गरीब उस क्षेत्र में रह रहे थे, उनका बहुत ही ज़्यादा शोषण हो रहा था। मजदूर जो उनके फैक्ट्रियों में, खेतों में काम कर रहे थे, गरीब जो उनके घरों में या खेतों में काम कर रहे थे, इनका बहुत ही ज़्यादा शोषण हो रहा था। शोषण से क्या मतलब है? तो यहाँ पे इस शोषण से तात्पर्य है कि उनसे बहुत ही ज़्यादा काम करवाया जाता था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पहले 19वीं शताब्दी यानी 20वीं शताब्दी से पहले तक मजदूरों से फैक्ट्रियों में 18 घंटे काम करवाया जाता था और उनकी मजदूरी भी बहुत ही न्यूनतम रखी जाती थी। उनके बाद 19 हफ्ते में एक भी दिन छुट्टी नहीं दी जाती थी, एक भी दिन सिंगल डे छुट्टी नहीं। उसके बाद अगर किसी मजदूर का काम करते वक्त अगर उनके साथ कोई हादसा हो जाती थी, तो वैसे परिस्थिति में भी उनको मुआवजा नहीं दिया जाता था, बल्कि ये कहा जाता था कि अगर तुम्हारा पैर या हाथ टूट गया, तुम काम पर नहीं आओगे, तो इसके बदले में तुम्हारी जो सैलरी है उस सैलरी में से हम पैसे काट लेंगे, या तो तुम अपने घर से किसी मेंबर को बुलाओ। तो मतलब इतनी कठोर नीति थी उस समय। तो इन्हीं को हम क्या बोलेंगे? इन्हीं को बोलेंगे शोषण करना। जैसे आपका मान लीजिए आपको कोई अपने घर पे काम पे रखे और आपको बोले कि हम आपको महीने का 10,000 रुपये देंगे, आपको यह काम करना है। आप वो काम भली भांति कर रहे हो, लेकिन महीने के अंत में आपको उसका रुपया नहीं मिल रहा है, मतलब आपका शोषण हुआ। अगर आपको वह ये बोले कि हम आपको मात्र मेरे यहाँ 6 घंटे काम करना है, आपसे 8 घंटे 10 घंटे काम करवा रहे हैं, वो आपका शोषण कर रहा है। तो शोषण कई रूप में हो सकता है। तो 19वीं शताब्दी में भी औद्योगिक क्रांति जब शुरू हुआ, तो इनके बाद पूंजीपति वर्ग के लोगों ने बहुत ही ज़्यादा मजदूर वर्ग के लोगों का और गरीबों का क्या किया? शोषण किया। तो हम उनके बाद देखते हैं तो समाजवाद। तो समाजवाद की उत्पत्ति कैसे हुई? तो समाजवादी भावना का उदय 18वीं शताब्दी में ही औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप हो गया था। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप किसका उदय हुआ? समाजवाद का उदय हुआ। लेकिन 19वीं शताब्दी में जाकर औद्योगिक क्रांति के कारण अब पूंजीपति वर्ग के लोग मजदूरों का और गरीबों का शोषण करना शुरू कर दिए थे, ठीक है। उनके बाद है औद्योगिक क्रांति के कारण
सभी देशों की आर्थिक व्यवस्था में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। मतलब उनके देश की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा उछाल आया। आप ऐसे समझो, मान लो आपके देश में, मान लो इंडिया में ही, अगर मान लो एक ही दिन में अगर 50 लाख मजदूर मान लीजिए काम कर रहे हैं, एक आंकड़ा लेके चल रहे हैं 50 लाख, और मान लीजिए अगर एक मजदूर की क्षमता है एक वस्त्र कंप्लीट बनाने का पूरे दिन भर में, तो 50 लाख मजदूर कितने बनाएंगे? 50 लाख बनाएंगे। लेकिन वहीं पर अब 50 लाख आप सामान बेचो तो आपको मान लो अगर 5 रुपए के दर से मिल रहे हैं तो आप उतना रुपए ही आपको मिलेंगे आगे। लेकिन अगर उसी देश में कुछ पूंजी लगाकर मशीनों को बुला दिया जाए तो मशीन क्या करेगा? बहुत ही ज़्यादा सामानों का यानी वस्तुओं का उत्पादन करेगा और वो थकेगा नहीं। जैसे मजदूर लोग कार्य करते हैं तो वो 6 घंटा 8 घंटा, मतलब उनके बाद उनको छुट्टी चाहिए और 1 या 2 घंटे में उनको रेस्ट चाहिए। तो मशीनों के साथ तो वैसा होता नहीं है, वो अनकंडीशनल जो है आपको क्या करेगा? मतलब वस्तुओं का उत्पादन वह करता रहेगा। कौन? मशीन। तो जिसकी वजह से अब मान लीजिए अब जहाँ पे 50 लाख एक दिन में वस्तुओं का निर्माण हो रहा था, अब अगर मान लीजिए आपने अपने देश में बहुत सारा उद्योग लगा दिया है तो क्या 50 लाख बनेंगे? वैसा तो एक उद्योग से बन जाएगा, 50 लाख एक दिन में उत्पादन होगा। अगर आपने 10 लगा दिए हैं, 20 लगा दिए, तो आप कैलकुलेट कर लो कितना ज़्यादा उत्पादन होगा। और जब इतना ज़्यादा किसी भी देश में वस्तुओं का उत्पादन होगा तो 100% उस देश की अर्थव्यवस्था में भी परिवर्तन आएगा, या फिर आप क्या बोलोगे, उस देश की अर्थव्यवस्था में उछाल आएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे दिया है, औद्योगिक क्रांति के कारण ही सभी देशों की आर्थिक व्यवस्था में बहुत बड़ा परिवर्तन आया था। नेक्स्ट है, औद्योगिक क्रांति ने कुटीर उद्योगों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। कुटीर उद्योग मतलब छोटे उद्योग, ऐसा उद्योग जहां पर कम पूंजी की आवश्यकता होती है, ऐसा उद्योग जहां पर कम मजदूरों की आवश्यकता होती है, हम ऐसे उद्योग को बोलते हैं कुटीर उद्योग। अब जब आप बड़े स्तर पर उद्योग लगाना शुरू करोगे, फैक्ट्रियां लगाना शुरू करोगे, तो 100% उसके आसपास में जितने भी कुटीर उद्योग से जुड़े हुए लोग होंगे उन सभी का रोजगार छीना चला जाएगा। वही यहाँ पे लिखा गया है, औद्योगिक क्रांति ने क्या किया? कुटीर उद्योगों को काफ़ी नुकसान पहुँचाया। मतलब अगर आप एक देश की दृष्टिकोण से देखिए तो औद्योगिक क्रांति किसी भी देश के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन औद्योगिक क्रांति जब किसी भी देश में पहले आई, या वर्तमान समय में अभी जो बहुत ही ज़्यादा फैक्ट्रियां लग रहा है सभी देशों में, तो उनके कारण कहीं ना कहीं जो उस वर्ग, उस वस्तु से संबंधित, यानी जो वस्तु का उत्पादन हो रहा है उनसे संबंधित जो और व्यक्ति हैं उन सब का कहीं ना कहीं रोजगार भी छीना चला जाएगा। इसके उदाहरण स्वरूप आप बिहार के भागलपुर का सिल्क उद्योग के बारे में पढ़े होंगे। पहले के ज़माने में कहा जाता था 18वीं 17वीं शताब्दी के आसपास में या 19वीं शताब्दी में भी बिहार से, जो स्पेशली भागलपुर के एरिया से जो सिल्क के वस्त्र बनते थे यह वर्ल्ड फेमस था। लेकिन जैसे ही औद्योगिक क्रांति का प्रभाव इंग्लैंड ब्रिटेन में, और फिर इन्होंने जो फैक्ट्रियां भारत में लगानी शुरू की, इनकी वजह से कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा सिल्क सिटी अब बस नाम का रह गया। यहाँ अब ऐसा कुछ भी उत्पादन नहीं होता है। तो औद्योगिक क्रांति ने क्या किया? कुटीर उद्योगों को भी बहुत बड़ा झटका दिया, उनको नुकसान पहुंचाया। अब जिसके कारण क्या हुआ, इसी सब के दौर में जो स्पेशल हमारा श्रमिक वर्ग था, श्रमिक वर्ग हम किसको कहते हैं? जो लोगों के घरों में, जो खेतों में, जो उद्योगों में यानी फैक्ट्रियों में जो काम करता था, उनका जीवन एकदम नरक के जैसा था। नरक के से यहाँ पे तात्पर्य है उनको सप्ताह में एक भी दिन की छुट्टी नहीं दी जाती थी। उनको जो सैलरी मिल रहा था, उनको जो वेतन मिल रहा था वो बहुत ही न्यून था, बहुत ही कम था, जिसके वजह से, और उनके साथ साथ उनको कोई भी मुआवजा नहीं दी जाती थी। अगर वो खेती भी करते थे तो उनसे बहुत ही ज़्यादा टैक्स यानी कर ही, लगान ही वसूली कर लिया जाता था। मुझे उम्मीद है कि मैंने यहाँ पे लिखा है बस 4-5 ही लाइन,
लेकिन आपको जो मैंने समझाने का प्रयास किया है वो आपको 100% समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं आया तो एक बार आप पुनः वीडियो को पीछे करके ज़रूर देखिएगा। आप यह कभी भी दिमाग में मत रखिएगा कि सर इतनी ही बातें हैं, इतनी बातें तो हम किताब में भी पढ़ लेते, या फिर और सारे जो नोट्स जो मिलते हैं बहुत सारे बुक में, कैप्सूल में, हम सर उनसे याद कर लेंगे। याद रखिए, आप याद करके सिर्फ प्रश्न का उत्तर डील कर सकते हैं, मतलब उनको लिख सकते हैं, लेकिन कभी भी अगर आपको बहुत ही क्लियर तरीके से समझाना है तो पहले आपको समझना पड़ेगा। इसीलिए आप जल्दबाजी नहीं कीजिएगा और स्टूडेंट की तरह आप बारीकी से समझने का प्रयास कीजिएगा। आप अगर आज समय दीजिएगा तो 100% आने वाले समय में आपको बहुत ही ज़्यादा इसका फ़ायदा अभी महसूस नहीं होगा, लेकिन आपको बाद में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा कि जब आप 25-30 के हो जाओगे, जब 10th 12th ग्रेजुएशन करके बाद में जब आपसे कोई पूछेंगे तो आप उनको बहुत ही डिटेल से सरल शब्दों में आप समझा पाओगे। इसीलिए आप वीडियो को बारीकी से बिना स्किप किए हुए, मतलब काट काट के देखने के बजाय आप बारीकी से ज़रूर देखिएगा, आपको 100% समझ में आएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे यानी SST का जितना जो हमारा 4 सब्जेक्ट अभी हमारा चल रहा है, हम आपदा प्रबंधन को अंत में आपका वो भी कवर कर देंगे, बीच बीच में उसको भी लिख लेंगे। तो अगर आप SST का अगर आप नोट्स चाहते हैं जो मैंने बोर्ड पे लिखा है, अगर आप चाहते हैं कि सर ये मुझे मिले ताकि मैं इसको एक बार पढूं और मुझे समझ में आ जाए, तो आप टेलीग्राम पर, अगर आपके मोबाइल में टेलीग्राम नहीं है तो आप प्ले स्टोर से टेलीग्राम को डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद आप सर्च कीजिएगा नॉलेजपुर अमन, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल के नाम से, उन पर आप क्लिक कीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। हम वहाँ पर आपको इसका PDF दे देंगे, इसका नोट्स दे देंगे। उसके बाद आप एक बार पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा ये लाइन क्या कहता है, ये लाइन क्या कहता है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो के लिंक को आप अपने सभी दोस्तों के साथ और सभी सोशल साइट पर भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा नीचे हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा, हमारी मेहनत आपको पसंद आई, तो इस वीडियो को लाइक आप ज़रूर कीजिएगा। हम मिलेंगे अगले वीडियो में इनके अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।